यूं मेरे वजूद के अंदर की औरत हमेशा मेरे अंदर के अदीब से सानवी दर्जे पर रही है, यहां तक कि मैं अपने बीच की औरत को अपने आप को याद कराती रही हूं। सिर्फ अदीब का रूप हमेशा इस कदर ताबा रहता है कि मेरी अपनी आंखों में भी अपनी पहचान उसी से मिलती है। ताहम जिंदगी में 3 मौके ऐसे आए थे, मैंने अपने बीच की खालिस औरत को जी भर कर देखा था। उसका रूप इतना भरा पूरा था कि मेरे अंदर के अदीब का वजूद मेरी याद से महव हो गया था। वहां उस वक्त कोई थोड़ी सी खाली जगह ना थी जो उसकी याद दिलाती। ये याद सिर्फ अब ताजा कर सकती हूं, सालों के फासले पर खड़े होकर। पहला वक्त उस घड़ी देखा था जब मेरी उम्र 25 साल की थी। मेरा कोई बच्चा नहीं था और मुझे अक्सर रात को एक बच्चे का ख्वाब आता था। एक नन्हा सा चेहरा, बड़े तराशे हुए नकूश, टुक टुक मेरी तरफ देख रहा। और कई बार के ख्वाब से मुझे उसके चेहरे की पुख्ता पहचान हो गई थी। ख्वाब में मैं पौधों को पानी दे रही होती थी कि अचानक एक गमले में से फूल उगने के बजाय एक बच्चे का चेहरा उग पड़ता। मैं हैरत ज़दा चौंक के पूछती थी, तुम कहां थे? मैं तो तुमको ढूंढती रही। और वो चेहरा हंस पड़ता था, मैं यहां था, छुपा हुआ था। मैं जल्दी से गमले से बच्चे को उठा लेती थी। जब जागती थी मैं वैसी की वैसी वीरान होती, अकेली, एक खालिस औरत जो अगर मां नहीं थी बन सकती तो जिंदा रहना नहीं थी चाहती। दूसरी बार इस किस्म का मौका उस वक्त देखा था जब एक दिन साहिर आया था। उसको हल्का सा बुखार चढ़ा हुआ था, उसके गले में दर्द था, सांस खिंचा खिंचा सा था। उस रोज उसके गले और छाती पर विक्स मली थी। कितनी देर तक मलती रही और लगा था यूं पांव के बल खड़ी मैं पोरों से, उंगलियों से और हथेली के साथ उसकी छाती को हौले हौले मलती हुई सारी उम्र बिता सकती हूं। मेरे बीच की खालिस औरत को उस पल दुनिया की किसी कागज कलम की जरूरत नहीं थी। और तीसरी बार इस किस्म का मौका उस वक्त देखा था जब अपने स्टूडियो में बैठे हुए इमरोज ने अपना पतला सा ब्रश अपने कागज से उठाकर एक बार सुर्ख रंग में डुबोया था और फिर उठकर उसने उस ब्रश के साथ मेरी पेशानी पर एक बिंदिया लगा दी थी। एक दिन किसी आए मेहमान ने मेरा और इमरोज का हाथ देखा। मुझे कहने लगा, तुम्हारे हाथ में दौलत की बड़ी गहरी और लंबी लकीर है, तुम्हें जिंदगी में कभी दौलत की कमी नहीं आ सकती। लेकिन इमरोज से कहने लगा, तुम्हारे पास दौलत कभी नहीं ठहरेगी, तुम्हारी दौलत की लकीर जगह जगह से टूटती है। अच्छा, तो फिर हम दोनों एक ही लकीर से गुजारा कर लेंगे। कुफर अज असां एक दुनिया वेची ते एक दीन वहाज ले आए। गल कुफर दी कीती, सुफने दा एक थान उनाया। गज को कपड़ा पाड़ लिया ते उम्र दी चोली सीती। अज असां अंबर दे कड़ियों बदल दी एक चपड़ी लाही, कुट चांदनी पीती।
गीता नाल चुका जावांगे ऐ जो असा मौत कोलों कड़ी उधारी लित्ती। गल कुफर दी कीती। इमरोज को समझना दुश्वार नहीं है। उसमें मुसलसल चली आ रही एक लकीर है। उसके जहन में चीजों की वो शक्लें उभरती हैं जिसको कागज पर, कपड़े पर या लकड़ी लोहे में उतारना उसके बस की बात है। सिर्फ बड़े वसीले उसके बस में नहीं। उसने टेक्सटाइल के अजीब व गरीब डिजाइन बनाए। मैं देखती थी और कहती थी ये सचमुच कागजों से उतरकर 2-2 गज कपड़े पर आ जाएं तो हिंदुस्तान की लड़कियां परियां बन जाएं। ये डिजाइन कागजों पर बनाने उसकी बस में थे, उसने बना लिए, लेकिन उनको पारचाद पर उतारने के लिए हल चाहिए थी। हमारे मुल्क की गरीबी ये नहीं है कि उसके पास मिलें नहीं है, गरीबी ये है कि मिलों वालों के पास नजर नहीं है। असल में इसी बेबसी में से इमरोज ने बातें का जरिया सोचा था कि कुछ डिजाइन मिलों की मोहताजी से सुर्ख रू होकर कपड़े के बदन को छू सके। ये अलग बात है, ये काम जब तक कारीगरों के हाथों में था किसी जिक्र के लायक नहीं था, लेकिन जब आखिर में इमरोज ने उसका सारा अमल अपने हाथ में ले लिया, कुछ चीजें यूं तैयार होती थी, आंख नहीं हटती थी। ये हुनर जब चोटी तक पहुंचा तो आगे 2 गज कपड़ा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं रहे थे। ये मामूली जरिया भी दस्तरस से बाहर हो गया। तो इस तजुर्बे तो इसके लिए एक बार में वो तजुर्बे हुए जिसके लिए एक बार में 150 रुपयों से ज्यादा की जरूरत नहीं होती थी। इमरोज ने घड़ियों के डायल डिजाइन करना शुरू कर दिए। जब 40-50 रुपए इकट्ठे होते वो एक घड़ी खरीद लाता और उसका डायल डिजाइन करता। आज भी हमारी एक अलमारी उन घड़ियों से भरी हुई है जिनको रोज चाबी देना मुमकिन नहीं, लेकिन कभी कभी हम वो अलमारी खोलते हैं और सारी घड़ियों को चाबी देकर उनकी टिक टिक बेथोवन की सिम्फनी की तरह सुनते हैं। और इमरोज को मालूम है मैंने साहिर से मोहब्बत की थी। ये मालूम होना अपने आप में अहम बात नहीं है। इससे परे जो कुछ बहुत अहम और बड़ा है वो इमरोज का मेरी नाकामी को अपनी नाकामी समझ लेना है। इमरोज जब साहिर की किताब आओ कोई ख्वाब बुने का टाइटल बना रहा था तो हाथ में कागज थामे कमरे से बाहर आ गया और मुझसे कहीं ज्यादा इमरोज ने माजी की उमक में उतरकर कहा, साला ख्वाब बुनने की बात करता है, बनने की नहीं। साला जोला, सारी उम्र ख्वाब बुनता ही रहा, किसी का ख्वाब ना बना। हम कितनी देर हंसते रहे समेत उस दर्द के जो इस किस्म की मौके पर इस किस्म की हंसी में शामिल हो जाता है। कभी हैरान हो जाती हूँ इमरोज ने मुझे किस तरह का अपनाया है, बमै उस सोच के जो उसकी अपनी मुसर्रतों का मुखालिफ है। एक बार हंसकर कहा था, इमो अगर मुझे साहिर मिल जाता ना फिर तुमने नहीं मिलना था। मैंने तो तुम्हें मिलना था, चाहे साहिर के घर जाकर तुमको नमाज पढ़ती को ढूंढ लेता। और जहां तक हमारी दोस्ती के रास्ते में आने वाली पस्तियों का सवाल है, उनकी वजूह बिल्कुल हकीर होती है, लेकिन उससे पैदा हुआ उसका गुस्सा और मेरी उदासी करीब 3 घंटों के अरसे के लिए बड़े गहरे हो जाते हैं। इस कदर उम्मीद की तन्हाई आखिरी सच मालूम होने लगती है। ये वजूह होती हैं, सोफे की गद्दी उल्टी क्यों पड़ी होती है हमेशा? सिगरेट का खाली पैकेट दीवान पर क्यों गिरा पड़ा था? ये गोंद की शीशी जिस मेज से उठाई थी उसी मेज पर वापस क्यों नहीं रखी? अगर कार बाहर निकली थी तो गैराज का शटर बंद क्यों नहीं किया? और नौबत यह आ जाती है कि हाथ का लुक्मा हाथ में और सामने प्लेट में रखी हुई चपाती प्लेट में पड़ी रह जाती है।